गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 9 तक अपन ग्रोथ के पैटर्न्स वृद्धि के जो प्रतिरूप थे, चरघातांक की वृद्धि और संभार तंत्र वृद्धि, वहां तक का अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में अपने को पढ़ना है बच्चों समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं। लेकिन उससे पहले अपनी एनसीईआरटी में एक छोटा सा बिंदु दिया हुआ है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, जीवन वृत्त विभिन्नताएं। जीवन वृत्त विभिन्नताएं। देखो बच्चों, कंसेप्ट क्या है? जीव अपने आवास में जनन योग्यता या ऐसे मान लो जिसको डार्विनी योग्यता भी कहा जाता है। जीव अपने आवास में जनन योग्यता, जिसे डार्विनी योग्यता भी कहा जाता है। इसमें अपन मान सकते हैं उच्च आर मान। आर की जो वैल्यू है उसको क्या रखना चाहते हैं? उच्च। तो जीव अपने आवास में जनन योग्यता को अधिकतम बनाने के लिए अनुकूलित होते हैं। मतलब जीव ऐसा प्रयास करते हैं को जिस आवास में रहते हैं उस आवास के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालकर और अधिकतम दर से वो क्या कर सके? जनन कर सके। इस हिसाब से जीव अपने आप को ढालते। मतलब जीवन वृत्त विशेषक, जीवन वृत्त की विशेषताएं आवास के जैविक व अजैविक कारकों के अनुसार उत्पन्न होती है। उनके जीवन वृत्त में क्या क्या विशेषताएं होंगी, वो आवास के जैविक व अजैविक कारकों के अनुसार क्या होती है? उत्पन्न होती है। मतलब प्रत्येक जीव अपने आप को आवास में सबसे दक्ष प्रजनन युक्ति के अनुसार डालता है। बढ़िया से बढ़िया सबसे अच्छा तरीका अपनाता है वो जनन करने का, जिससे वो मैक्सिमम रेट से क्या हो सके? रिप्रोड्यूस हो सकते। आर का मान क्या बना रहे? उच्च बना रहे। अब बच्चों ऐसी परिस्थितियों से वो कैसे मतलब अनुकूलित होते हैं, कैसे युक्ति ढूंढते हैं? देखो बच्चों, पहली कंडीशन, खास प्रकार के वर्ण दाब। खास प्रकार के वर्ण दाब या दबाव। अब देखो इसमें कहा क्या गया है, अपनी बुक के अंदर जो बात समझाई गई है उसमें समझो, कई जीव जीवन में एक बार ही क्या करते हैं? जनन। मतलब उनकी आवास की परिस्थितियों के अनुसार जीवों ने अपने आप को कैसे ढाल दिया
कि वो अपने जीवन में केवल एक बार ही क्या करेंगे, जनन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, प्रशांत सागरीय सालमन मछली व बांस, और कई जीवन में अनेक बार क्या करते हैं बच्चों, जनन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, अधिकांश पक्षी व स्तनधारी। समझ में आ रही बात? तो कई जीवों ने अपने आप को अपने आवास में कैसे ढाल लिया कि साहब एक ही बार जनन करेंगे। कई जीवों ने अपने आवास में अपने आप को कैसे ढाल लिया, अनेक बार जनन करेंगे। ये हो गए इनके उदाहरण। ऐसे ही दूसरी जो चीज है वो है बच्चों संतति का आकार व संख्या। संतति का आकार व संख्या। संतति छोटी होगी, बड़ी होगी, कम संख्या में होगी, ज्यादा संख्या में। अब इसमें देखो क्या बात बताई गई है, कई जीव अत्यधिक संख्या में छोटे आकार की संतति उत्पन्न करते हैं। कई जीव अत्यधिक संख्या में छोटे आकार की संतति उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आयस्टर व पेलेजिक मछलियां। आयस्टर व पेलेजिक मछलियां। ऐसे ही कई जीव कम संख्या में बड़े आकार की, कम संख्या में बड़े आकार की संतति उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो पक्षी व स्तनधारी। आगे बात सुन। तो बच्चों मूल बात क्या है, जीव जिस आवास में रहते हैं उस आवास की जैविक और अजैविक परिस्थितियों, कारकों के अनुसार वो अपनी जनन की योग्यता को ढाल लेते हैं। वो बढ़िया से बढ़िया तरीका अपनाते हैं जनन करने का, और क्या चाहते हैं कि उनकी जो जनन योग्यता है, डार्विनी योग्यता है, वो अधिकतम रहे, मतलब आर का मान उच्च रहे। ऐसा कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं। अब वो जुगाड़ कैसे लगा सकते हैं, देखो फिर मैंने आपको बताया कि साहब जीवन वृत्त की, लाइफ हिस्ट्री की जो ये विशेषताएं होंगी वो इन पर निर्भर करती है। कई जीवों ने तो कैसे जुगाड़ लगा लिया, एक ही बार जनन करते हैं, कई अपने जीवन काल में कई बार जनन करते हैं। ठीक है, कई जीव ऐसे होते हैं जो अत्यधिक संख्या में छोटे आकार की संततियां उत्पन्न करते हैं, खूब सारी। कई ऐसे होते हैं जो कम संख्या में बड़े आकार की संततियां उत्पन्न करते हैं। तो सब जीव अपने अपने आवास के अनुसार जनन के लिए एक दूसरे को जनन के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। क्लियर? ये एक छोटा सा बिंदु हो जाएगा जीवन वृत्त विभिन्नताएं। अब जो महत्वपूर्ण अपने को बिंदु पढ़ना है वो है बच्चों समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं। देखो, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, पॉपुलेशंस
इंटरेक्शंस, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। देखो बच्चों, कंसेप्ट क्या है उसको समझना। प्रकृति में कोई जाति एकल रूप से नहीं पाई जाती है। कोई ऐसी जाति नहीं है जो प्रकृति में एकल रूप से पाई जाती हो। मतलब ऐसी स्थिति अकल्पनीय है, ऐसी स्थिति की हम कल्पना नहीं कर सकते कि साहब प्रकृति में किसी आवास में कोई जाति अकेली रह रही हो। मतलब फिर प्रत्येक जाति को कम से कम एक अन्य जाति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जाति को कम से कम एक अन्य जाति की आवश्यकता होती है जिसे भोजन के रूप में काम ले सके। भाई कम से कम एक दूसरी जाति तो किसी जाति को चाहिए ही चाहिए जिसको वो भोजन के रूप में काम में ले ले। अब अपन सोचें कि साहब ये बात तो जंतुओं के ऊपर लागू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरे जंतुओं पर या पादपों पर आश्रित होते। पादप तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या उनको भी दूसरे जीवों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। ध्यान देंगे, पादप स्वपोषी होते हैं, ये अपन जानते हैं, पादप स्वपोषी होते हैं। फिर भी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, अकार्बनिक पदार्थों के अवशोषण, अकार्बनिक पदार्थों को पुनः मृदा में लौटाने, इन सब कार्यों के लिए पादपों को भी अन्य जीवों की आवश्यकता होती है। तो हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि यहां पर ऊपर लिख दिया साहब एक जाति को कम से कम दूसरी जाति की एक की आवश्यकता होती है जिसको भोजन के रूप में काम में ले सकें, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अर्थात पादप, वो दूसरों पर निर्भर नहीं होते। या ऐसे मान लो उसको दूसरे किसी की आवश्यकता ही नहीं होती, ऐसा नहीं होता है, उसको भी दूसरी जाति की आवश्यकता होती है। फिर नेचर में क्या होता है तो ध्यान दो बच्चों, प्रकृति में, आवास में या किसी पारितंत्र में पादप, जंतु व सूक्ष्म जीव समुदाय के रूप में पाए जाते हैं और आपस में पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। मतलब किसी आवास में या किसी तंत्र में वहाँ की पादप जातियाँ, वहाँ की जंतु जातियाँ, वहाँ की सूक्ष्म जीवों की जातियाँ मिलकर क्या बनाती है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाती है, जैविक समुदाय बनाती है। और उस समुदाय की जातियाँ आपस में क्या करती है? पारस्परिक क्रियाएं करती है। ध्यान दो, अत्यंत छोटे समुदायों में भी पारस्परिक क्रियाएं पाई जाती है। अत्यंत छोटे समुदायों में भी पारस्परिक क्रियाएं पाई जाती है, हालांकि स्पष्टतः दिखाई नहीं देती है। एकदम क्लियरली वो इंटरेक्शंस दिख जाएं ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन पाई जाती है। ठीक है, अब ध्यान दो,
माना दो अलग अलग जाति के जीव पारस्परिक क्रियाएं कर रहे हैं। अब उनके बीच में होने वाली पारस्परिक क्रियाएं एक जाति के लिए या दोनों जातियों के लिए हितकारी हो सकती है, लाभदायक हो सकती है ना, नुकसानदायक हो सकती है, उदासीन हो सकती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दो बच्चों। विभिन्न दो जातियों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाएं, भिन्न भिन्न दो जातियों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाएं एक या दोनों जातियों के लिए हितकारी या लाभदायक हो सकती है। दूसरी चीज हानिकारक हो सकती है, या नंबर 3 उदासीन हो सकती है, ना हानि ना लाभ। बेटी बात समझ में भाई, दो अलग अलग जाति के जीव पारस्परिक क्रियाएं कर रहे हैं या दो समष्टियां पारस्परिक क्रियाएं करें, तो हो सकता है दोनों जाति के जीवों को फायदा हो, दोनों को नुकसान हो, एक को फायदा हो एक को नुकसान हो सकता है एक को नुकसान हो दूसरे को ना फायदा ना लाभ नुकसान, हो सकता है एक को लाभ हो दूसरे को ना फायदा या ना। तो क्या कहा जा रहा है कि साहब जो जातियां जो समष्टियां पारस्परिक क्रियाएं करती है उनमें से किसी एक को या दोनों को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, या पारस्परिक क्रिया उदासीन भी हो सकती है। अब ध्यान देंगे, हितकारी या लाभकारी, हितकारी या लाभकारी जो पारस्परिक क्रिया होती है उसको तो बच्चों धनात्मक चिन्ह से, है ना, प्लस के साइन से। हानिकारक नुकसानदायक जो पारस्परिक क्रिया होती है उसको ऋणात्मक चिन्ह से, और जो उदासीन प्रक्रिया होती है उसको शून्य जीरो चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों विभिन्न प्रकार की जो समष्टि पारस्परिक क्रियाएं हैं उन समष्टि पारस्परिक क्रियाओं की एक सूची, एक टेबल अपनी बुक के अंदर दी हुई है। पारस्परिक क्रिया का नाम, जाति ए को जाति बी को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, उनकी एक सूची बना रखी है। तो बच्चों अच्छी तरह से अपन वो टेबल बना लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन एक एक पारस्परिक क्रिया का विस्तार से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। एक एक पारस्परिक क्रिया को अपन विस्तार से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, जाति ए जाति बी, भिन्न भिन्न जातियों के बीच में हो रही। ध्यान रखना बच्चों, देखो एक तो क्या है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होंगे वो होंगे बच्चों भिन्न भिन्न जातियों के बीच, और एक होते हैं बच्चों इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, मतलब समान जाति
के सदस्यों के बीच। पारस्परिक जो क्रिया होती है वो बच्चों एक जाति के सदस्यों के बीच भी होती है, एक दूसरे को भी वो फायदा नुकसान जैसे पहुंचाते हैं। इनकी बात अपने को यहां पर नहीं करनी है, ठीक है। अपने को केवल किन की बात करनी है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की बात करनी है। मतलब भिन्न भिन्न, अभी जैसे मान लो कोई एक जाति के जीव है, जैसे हिरण हैं। अब हिरण जैसे जंगल के अंदर विचरण करते हैं, भोजन वोजन की तलाश में मान लो जाते हैं, पानी पीने जैसे जाते हैं, तो समूह में जाते हैं। अब है तो एक ही जाति के, अब समूह में रहने से बच्चों उनको फायदा होता है। कोई मान लो कोई खतरा होता है तो उस खतरे का पता लगाकर खतरे को देखते ही दूसरों को संकेत दे देता है, सूचना जैसे दे देता है। अभी कोई सामाजिक कीटों की अगर अपन मान लो बात करें, मधुमक्खी है, दीमक है, वहाँ पर काम का जैसे बंटवारा होता है। एक ही जाति के नर और मादा सदस्यों की बात करें तो उनके बीच भी पारस्परिक क्रियाएं होती है, वहाँ पर भी पारस्परिक क्रियाएं होती है, उनके बीच में भी कामों का बंटवारा रहता है। तो यहाँ पर अपने को बच्चों इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की या रिलेशनशिप की बात नहीं करनी, यहाँ पर अपने को बात करनी है इंटर स्पेसिफिक, भिन्न भिन्न जाति के सदस्यों के बीच। तो जाति ए, जाति बी, और तीसरी चीज है बच्चों पारस्परिक क्रिया का नाम। कौन सी पारस्परिक क्रिया है? तो सबसे पहले देखो बच्चों, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म, डिटेल से आगे अपन इसको पढ़ेंगे। सहोपकारिता में जो दोनों जातियां होती है, उन दोनों ही जातियों को बच्चों क्या होता है, लाभ होता है, फायदा होता है। उदाहरण सहित अपन आगे पढ़ेंगे। नंबर 2, स्पर्धा, कंपटीशन। कंपटीशन जिन जातियों के बीच में होता है उसमें बच्चों दोनों को ही क्या होता है, नुकसान होता है। तीसरा, परभक्षण। परभक्षण में एक जाति को फायदा होता है, एक जाति को नुकसान होता है। परजीविता, परजीविता में भी एक जाति को फायदा होता है, एक जाति को नुकसान होता है। किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, वो अपन आगे समझेंगे। नेक्स्ट, सहभोजिता। सहभोजिता में एक जाति को तो फायदा और दूसरी उदासीन, ना हानि ना लाभ। नंबर 6, एमनसेलिज्म। एमनसेलिज्म, इसमें बच्चों एक जाति को तो नुकसान होता है और दूसरी को ना हानि ना लाभ। तो ये एक टेबल अपनी बुक के अंदर बताई गई है, ठीक है। इस टेबल को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। पारस्परिक क्रिया का नाम क्या है, सहोपकारिता, दोनों को फायदा, स्पर्धा, दोनों को हानि, परभक्षण, एक को फायदा एक को हानि, परजीविता, एक को फायदा एक को हानि, सहभोजिता, एक को लाभ दूसरी उदासीन, ना हानि ना लाभ। और अंतरजातीय परजीविता या एमनसेलिज्म में एक को नुकसान या हानि और दूसरी उदासीन, ना हानि ना लाभ। क्लियर? अब देखो बच्चों, एक कॉमन चीज, एक समान बात बताई गई है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ध्यान से समझना। परभक्षण, परजीविता तथा सहभोजिता, अच्छी तरह से समझ लेना। परभक्षण, परजीविता तथा सहभोजिता, इन तीनों की बात की जा रही है। परभक्षण, परजीविता तथा सहभोजिता, तीनों पारस्परिक क्रियाओं में समानता क्या है, या जो इनकी समान विशेषता है, समान विशेषता या समान गुण,
वो क्या है बच्चों? तीनों में। ये प्रश्न अपने एनसीईआरटी में पूछा गया है और इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है? तीनों ही प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं में भाग लेने वाली जातियां निकटतः संबंधित होती है। ये जो तीनों प्रकार की पारस्परिक क्रिया हैं, परजीविता, परभक्षण और सहभोजिता, इनमें जो भाग लेने वाली जातियां होती है वो बच्चों निकटतः संबंधित होती है। क्लियर? अब अपन एक एक प्रकार की पारस्परिक क्रिया का डिटेल से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपनी बुक में जो पारस्परिक क्रिया दी हुई है वो है बच्चों प्रीडेशन या परभक्षण। देखो, नंबर 1 प्रीडेशन या परभक्षण। अभी अभी मैं आपको बता चुका, इस पारस्परिक क्रिया में एक जाति को तो क्या होगा? लाभ, या एक जाति के लिए तो क्या है? हितकारी, और दूसरी जाति को क्या होगी बच्चों? हानि। मतलब दूसरी जाति के लिए ये क्या है? नुकसानदायक है। क्लियर? अब ध्यान देंगे, परभक्षण प्रकार की पारस्परिक क्रिया में एक जाति जिसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, वो तो होता है बच्चों प्रीडेटर, प्रीडेटर या शिकारी। और दूसरी जाति जिसको क्या होती है? हानि, उसको बोलते हैं बच्चों प्रे या शिकार। अब यहां पर ये चीज फिक्स हो गई कि साहब अपन ने ये तो कह दिया कि परभक्षण प्रकार की पारस्परिक क्रिया में एक को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। फायदा किसको होगा? प्रीडेटर को या शिकारी को, और नुकसान किसको होगा? प्रे को या शिकार को। ठीक है? अब परभक्षण की जब अपन बात करते हैं तो बच्चों अपने दिमाग में ऐसे सीधा सा उदाहरण आ जाता है। अभी जैसे मान लो कोई चूहा है और चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ लगा रही है, तो बिल्ली क्या करेगी? उसका शिकारी तो करेगी। तो शिकारी कौन है? बिल्ली। और शिकार किसका होएगा? चूहे का। तो वो चूहे को पकड़ेगी, पकड़कर मारेगी, देन ईट, खा जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉट, पकड़ना, देन किल, मारना, देन ईट, पकड़कर मारकर खा जाना, परभक्षण। ऐसे अभी मान लो अपन शेर और हिरण के उदाहरण को ध्यान रख ले। हिरण आगे आगे दौड़ लगा रहा है, उसके पीछे पीछे शेर दौड़ लगा रहा है, वो उसको पकड़कर मारकर खा जाएगा। ठीक है? तो जनरली बच्चों जो परभक्षण वाली कहानी होती है, उस परभक्षण में अपन इसी प्रकार के उदाहरण अपने माइंड में आते हैं। किसी एक जानवर को कोई दूसरा जानवर मारकर खा जाता है। लेकिन अगर मान लो जैसे कोई पक्षी है, गोरैया है, और वो बच्चों बीजों को खा रही है, वो बीजों को खा रही है, तो उसको भी अपन परभक्षी से कम नहीं मान सकते। हालांकि उनको एक अलग टर्म दे दी, शाकाहारी, लेकिन बच्चों अपन उनको परभक्षी से कम नहीं मान सकते। अभी ऐसे मान लो शाकाहारी चरने वाले जानवर हैं कोई, जो दूसरे पेड़ पौधों को, घास वगैरह को खा रहे हैं, उनको भी क्या माना जाएगा? परभक्षी ही माना जाएगा। तो अगर अपन उदाहरण देखें, परभक्षण के उदाहरण अपन जैसे देखते हैं, तो इसमें जैसे अपन मान सकते हैं शेर द्वारा हिरण का शिकार। ठीक है?
दूसरा जैसे अपन देखें, गोरैया द्वारा बीजों का भक्षण, चरने वाले शाकाहारियों द्वारा पादपों का भक्षण। ये सब बच्चों किसके उदाहरण हो जाएंगे? पर भक्षण। पर मतलब दूसरा, भक्षण मारकर खा जाना। तो पकड़ना, मारना और खा जाना, ये तीन बातें बच्चों आपको परभक्षण में ध्यान रखनी। तो परभक्षण किस प्रकार की पारस्परिक क्रिया है, हानि लाभ किसको होता है, और परभक्षण के उदाहरण, इतनी बात कर ली। अब बच्चों ये परभक्षी क्या क्या काम करते हैं, या नेचर में परभक्षण का फायदा क्या है, उस चीज को अपन समझते हैं। देखो बच्चों, अब अपन देखते हैं परभक्षी के कार्य। नेचर के अंदर परभक्षी क्या काम करता है, ध्यान देंगे। नंबर 1, पोषण स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण। पोषण स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण। अब देखो, अब एक तो अपने सामने ये बात आ गई साहब, पोषण स्तर, ये अगले चैप्टर में वैसे आ जाएगा, फिर भी आप समझ लो पारितंत्र का प्रत्येक जीव एक निश्चित पोषण की रीति या ढंग से संबंधित होता है। प्रत्येक जीव पोषण के आधार पर दूसरे जीव से जुड़ा होता है। प्रत्येक जीव पोषण के आधार पर दूसरे जीव से जुड़ा होता है। तो ये जो लेवल होता है हर जीव का नेचर में कि साहब ये इस प्रकार का जीव है, इसका भोजन ग्रहण करने का तरीका ये होगा, वो लेवल ही उसका क्या होता है, पोषण स्तर होता है। अब जैसे उदाहरण मान लो अपन देखें, जैसे घास है ना, घास को मान लो खा रहा है टिड्डा, टिड्डे को मान लो खा रहा है मेंढक, मेंढक को मान लो खा रहा है सर्प, सर्प को मान लो खा रहा है बाज। अब ये खाद्य श्रृंखला हो गई है ना। अब ये अलग अलग पोषण स्तर हो गए। घास का ये प्रथम पोषण स्तर, ये द्वितीय पोषण स्तर, ये तृतीय पोषण स्तर, ये चतुर्थ पोषण स्तर, ये पंचम पोषण। हर का अपना एक ढंग है, हर का अपना एक तरीका है पोषण का, ठीक है। अब जैसे ये साहब शाकाहारी है, अपना भोजन स्वयं बनाएगा, टिड्डा शाकाहारियों पे आश्रित है, मेंढक टिड्डे पर है, सर्प मेंढक पर। अरे यारी बात सुन, तो अब ये एक खाद्य श्रृंखला हो गई। अब ये खाद्य श्रृंखलाएं किस में पाई जाती है, पारितंत्र में। अब यहां पर ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो बच्चों ये परभक्षण ही तो हो रहा है। इसके पास जो एनर्जी है वो इसके पास ट्रांसफर हो रही है, इसके पास जो एनर्जी है वो इसके पास ट्रांसफर हो रही है। तो पहला ही कार्य क्या बताया हुआ है, पोषण स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण। तो बच्चों ये जो परभक्षी होता है या परभक्षण की क्रिया होती है, ये पोषण स्तरों के बीच कंड्यूट या सन्नाल का कार्य करते हैं। पाथवे टाइप बन गया साहब, इससे ऊर्जा इसको जाएगी, इससे ऊर्जा इसको जाएगी, इससे ऊर्जा इसको जाएगी, ठीक है। तो पहला तो परभक्षण का काम ये हो गया। दूसरा कार्य जैसे अपन देखते हैं वो है बच्चों
शिकार समष्टि का नियंत्रण। शिकार समष्टि का नियंत्रण। अब आप जानते हो बच्चों, शिकार, जिस जीव को शिकारी पकड़कर मारकर खाएगा वो शिकार है। अब सोच के देखो, अगर नेचर में परभक्षी नहीं होते तो, दूसरे को मारकर, मान लो पकड़कर मारकर खाने वाले नहीं होते तो बच्चों शिकार जातियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती, उनकी संख्या नियंत्रण में ही नहीं आ पाती। तो जो शिकार जातियां हैं जिनको मारकर खाया जाना है, उनकी जाति को बैलेंस रखना, नियंत्रण में रखना, ये काम भी बच्चों किनका होता है? परभक्षियों का होता है। भले ही परभक्षी कितना भी दक्ष हो, अभी जैसे एक शेर है, अब एक शेर मान लो एक दिन में शिकार करना चाहे तो सैकड़ों हजारों हिरणों को मार सकता है, लेकिन क्या वो वास्तव में ऐसा करता है? नहीं, वो वास्तव में ऐसा नहीं करता, क्योंकि जो परभक्षी होते हैं वो परभक्षी स्वभाव में क्या होते हैं? विवेकी होते हैं। उनको अच्छे बुरे का एहसास होता है, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही वो शिकार करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आवश्यकता से अधिकार हम शिकार करेंगे तो जिनको वो मारकर खाते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ऐसे तो उनका खुद का जीवन ही संकट में पड़ जाएगा। इसलिए जो परभक्षी होते हैं वो स्वभाव में क्या होते हैं? विवेकी होते हैं। अब देखो, शिकार समष्टियों का नियंत्रण का एक उदाहरण अपनी बुक के अंदर जैसे दिया हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण है ये। ऑस्ट्रेलिया में 1920 में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वहां पर क्या लाई गई बच्चों? नागफनी लाई गई 1920 में ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो, कहीं दूसरी जगह से नागफनी लाई गई थी ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे मान लो। तो जब कोई विदेशी जाति है किसी आवास में लाई जाती है, नए आवास में, जो वहां की मूल जाति नहीं होती है, तो बच्चों वो विदेशी जाति बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है, तेजी से फैलती है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो आवास तो उसका नया है, उस आवास में उसके खुद के प्राकृतिक परभक्षी नहीं है, उसको खाने वाले नहीं हैं, इसलिए बच्चों वो बहुत तेजी से फैलती है। तो उद्देश्य तो क्या था कि साहब 1920 में ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, मरुस्थल बनने से रोकने के लिए नागफनी लाई गई। साहब नागफनी के पादप लगा दो। लेकिन ये नागफनी जो यहाँ पर लाई गई थी, ये जाति कैसी थी? विदेशज जाति थी, है। तो ये नागफनी ने बच्चों क्या किया? वहां की लाखों हेक्टेयर जमीन में फैल गई, खूब सारी जमीन को क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब दूसरे को, किसी को इसने ग्रो ही नहीं होने दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया? वहां पर इस नागफनी का प्राकृतिक परभक्षी लाया गया। वो परभक्षी एक कीट था, सलब, मौत, वो वहां पर लाया गया। तब जाके इस कीट ने उस नागफनी का बच्चों क्या किया? नियंत्रण किया। तो दूसरा जो कार्य है महत्वपूर्ण परभक्षियों का, वो क्या हो गया बच्चों? ये परभक्षी होते हैं, ये नेचर में शिकार समष्टि का नियंत्रण रखते हैं। क्लियर? ऐसे ही नंबर 3, पीड़कों के, कृषि पीड़कों के जैविक नियंत्रण की विधियां। देखो बच्चों, जो पीड़क होते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं, उन कीटों को नष्ट करने के लिए जनरली अपन क्या करते हैं? कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करते हैं, उनसे नुकसान होता है। लेकिन जैविक विधियां, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होते हैं, उनमें एक जीव के द्वारा दूसरे की पॉपुलेशन को कंट्रोल
किया जाता है। तो बच्चों कृषि पीड़कों के जैविक नियंत्रण की जो विधियां होती है, मतलब एक कोई जीव दूसरे नासी कीट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेगा, तो ये जैविक नियंत्रण की विधियां भी किस पर आधारित होती है? परभक्षण पर ही आधारित होती है। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण कार्य परभक्षी का क्या हो गया बच्चों? पोषण स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण में ये काम करता है। शिकार समष्टि का नियंत्रण रखता है। तीसरा, पीड़कों के जैविक नियंत्रण की जो विधियां होती है वो परभक्षण पर ही आधारित होती है। और अगला और महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है बच्चों नंबर 4, जातीय विविधता को बनाए रखना। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य दिया हुआ है वो है बच्चों जातीय विविधता को बनाए रखना। अब देखो क्या उदाहरण समझाया गया अपनी एनसीईआरटी में। अमेरिकी प्रशांत सागरीय अंतर्ज्वारीय चट्टानी क्षेत्रों में, अमेरिकी प्रशांत सागरीय अंतर्ज्वारीय चट्टानी, ऐसे ज्वार भाटा जानते हो भाई, ज्वार भाटा है, लहरें उठ रही है, वो लहरें मान लो चट्टानों से जाकर टकरा रही है, आ गई बात समझ में? तो वो जो क्षेत्र होता है चट्टाने और जहां पर आके वो लहरें टकरा रही है, वो उनके बीच का क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र था अमेरिकी प्रशांत सागरीय तटीय अंतर्ज्वारीय जो क्षेत्र था, इनमें बच्चों एक महत्वपूर्ण परभक्षी पाया जाता है तारामीन, स्टार फिश, तारा मछली पाई जाती है जो बच्चों इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परभक्षी है। अब क्या किया गया? एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, इस क्षेत्र से बाहर वैसी ही परिस्थितियां बनाई गई जैसी परिस्थितियां वहां पर होती है, और उस स्थान पर से सभी जातियों को रखा गया, वो अंतर्ज्वारीय क्षेत्र जैसा ही प्रैक्टिकली मान लो स्थान बनाया गया, सभी जातियों को रखा गया, लेकिन उसमें से जो ये परभक्षी था तारामीन, उस तारामीन को वहां से हटा दिया गया, मतलब बिल्कुल वैसा क्षेत्र बनाकर और तारामीन को वहां पर से हटा दिया गया। क्या देखने को मिला? ध्यान देंगे, एक साल में ही उस स्थान में से अकशेरुकियों की 10 से भी अधिक जातियां क्या हो गई बच्चों? विलुप्त हो गई। उस तारामीन को वहां से हटाने की वजह से एक साल में ही अकशेरुकियों की 10 से भी अधिक जातियां क्या हो गई? विलुप्त हो गई वहां से। अब ऐसा क्यों हुआ? तारा मछली के हटने से। अगर वहां पर वो तारा मछली परभक्षी रहता तो वो उनका क्या करता? शिकार करता। अब शिकार होने की वजह से उनकी संख्या बैलेंस बनी रहती, संख्या बैलेंस बनी रहती तो उनके बीच में जैसे मान लो कंपटीशन कम होता, स्पर्धा कम होती। अब तारा मछली को तो हटा लिया और उनके संख्या क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई, समझ गए? अब उस प्रतिस्पर्धा में जो बेस्ट थी वो तो सरवाइव कर गई और बाकी की क्या हो गई? विलुप्त हो गई। तो कार्य क्या दिया हुआ है? जातीय विविधता को बनाए रखना। तो ये बच्चों कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो पारितंत्र में या प्रकृति में परभक्षियों के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। ठीक है, तो पहली पारस्परिक क्रिया अपन ने स्टार्ट की है। परभक्षण क्या होता है, फायदा नुकसान देख लिया, परभक्षी नेचर उदाहरण देख लिए, परभक्षी नेचर में क्या काम करते हैं वो देख लिए। अब परभक्षण से संबंधित आगे की कहानी है। जंतु परभक्षियों से बचने के लिए क्या करते हैं? परभक्षियों से बचने के लिए जंतुओं में अनुकूलन, पादपों में अनुकूलन और बाकी प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं, ये अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।